स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज अपन देखते हैं 11वीं का विषय जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत तीसरे भाग में बच्चों ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैं धन संबंधी परिभाषा आपको बताया था। अब यहाँ पर है कल्याण सेवा संबंधी परिभाषाएं दिया गया है, तो ध्यान देंगे। वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशन, ठीक है बच्चों। तो आइए देखें, 19वीं शताब्दी के अंत में अल्फ्रेड मार्शल जो था ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया है। इसने किसने बताया था? एडम जो है अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने धन को मात्र साधन माना गया है, जबकि मानव कल्याण का मुख्य उद्देश्य इन बताया गया। यहाँ पर धन की सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। उनके शब्दों में अर्थशास्त्र जो है जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का ही अध्ययन है। यह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है। स्वाभाविक सभी जानते हैं बच्चों, यहाँ पर मनुष्य जिस प्रकार कमाएगा उन्हीं अनुसार क्या करते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन उससे अधिक भी कर सकते हैं, उससे कम भी करते हैं। इस प्रकार यह अर्थशास्त्र का एक और धन का अध्ययन करता है, दूसरी ओर जो है जो कि अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल की ही परिभाषा अपन देखते हैं। यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इनमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की भी जांच की जाती है जिनका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति, मतलब जो मनुष्य उपभोक्ता है जो है उनके लिए सुख की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध बताया गया है बच्चों, है ना। तो अब इसके देखेंगे परिभाषा की व्याख्या जो किया गया, एक्सप्लेन आप प्रोफेसर मार्शल डिफिनेशन, मतलब परिभाषा जो दिया गया है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की व्याख्या दी है, एक्सप्लेनेशन किया है ना बच्चों, एक्सप्लेनेशन किया गया है। पहला देखें, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल मानव कल्याण का ही शास्त्र है। यह भी स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह मानव जीवन के केवल आर्थिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है कि मानव किस प्रकार अपनी आय कमाता है और उसे किस प्रकार व्यय करता है ना। तो आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दूसरा नंबर बताया गया प्रोफेसर मार्शल के प्रयास में, जो कि जीवन के साधारण व्यवसाय की चर्चा की गई। उसका अर्थ है साधारण जीवन की व्यापार संबंधी क्रियाएं, और व्यापार संबंधी क्रियाएं ऐसी होती है जिनका संबंध धन संबंधी क्रिया ऐसी होती है जिनका संबंध धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व के साथ होता है बच्चों, है ना। देखेंगे यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर बच्चे दूसरा देखेंगे। यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा के अंतिम वाक्य में जो है अर्थशास्त्र मानव का स्थान धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव तथा धन दोनों का ही अध्ययन करता है, लेकिन मानव को प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारा दिया गया बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे अपना खुद सेम के, है ना। अब देखेंगे प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की विशेषता है। प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा प्रमुख विशेषता है, पहला है मार्शल ने राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नाम दिया है। दूसरा है यहाँ पर अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्य का अध्ययन करता है। मनुष्य के साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य जो है धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा धन के वितरण से है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन्हीं कार्यों को अपने जीवन में असामान्यतः करता रहता है, मतलब धन के उपयोग से, है ना। दूसरा है मतलब तीसरा नंबर, मार्शल ने मनुष्य के कार्य को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के रूप में दो भागों में बांटा गया। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि अनार्थिक क्रियाओं का। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का एक सामाजिक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करता है। यह साधु सन्यासी जैसे रावण, क्रूसो एवं पागल दिवालिया जैसे असामाजिक या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन यहाँ पर नहीं करते हैं। पांचवा, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है, और भौतिक कल्याण की प्राप्ति केवल भौतिक वस्तुओं के उपभोग से ही होता है, मतलब हम जो दिनचर्या में करते हैं बच्चों। अगला देखेंगे प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचनाएं जो बताया गया है।
काफ़ी लंबे समय तक मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की प्रशंसा होती रही, किंतु सन 1932 में प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स की पुस्तक में एन इज एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ द नॉमिक इकोनॉमिक साइंस प्रकाशित हुआ। इस पाठ्य पुस्तक में जो बताया गया है, रॉबिन्सन के ने परिभाषा की कटु आलोचना की गई थी। पहला देखेंगे इसमें आलोचना की जो है निम्नांकित में पहला, जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना, मतलब जिसके बारे में बताया गया वो स्पष्ट ना होना। आलोचकों के अनुसार प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में जीवन के साधारण व्यावसायिक वाक्यांश अस्पष्ट एवं भ्रामक है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि साधारण व्यवसाय में मानव की कौन सी क्रिया आती है और कौन सी क्रिया नहीं, और ना ही उनके इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अतः परिभाषा अनिश्चित, अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण है। दूसरा देखेंगे, परिभाषा भौतिकता के भ्रम जाल में फंसी है। दूसरे आलोचक जो बोलते हैं इसका जो है परिभाषा जो है भौतिकता जो है क्या है, भ्रम जाल में फंसी हुई है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य केवल उन्हीं प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से ही होता है। अभौतिक साधनों का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता, लेकिन आलोचकों के अनुसार भौतिक और अभौतिक साधनों में भेद करना कठिन है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल रॉबिन्स का कहना है कि प्रोफेसर मार्शल ने मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक अनार्थिक क्रिया में भागों में विभाजित करके बहुत ही बड़ी गलती की है। केवल मुद्रा से संबंधित होना या ना होने से कोई मानवीय क्रिया आर्थिक या अनार्थिक नहीं हो सकती, बल्कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक अनार्थिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है, मार्शल की परिभाषा वर्गीकृत किया है, बांटा गया है, बोला जाता है। यहाँ पर आलोचकों के अनुसार मार्शल ने भौतिक कल्याण तथा साधारण जीवन में व्यापार संबंधित क्रियाएं आदि शब्दों का प्रयोग करके मानवीय क्रियाओं को भौतिक अभौतिक, कल्याण अकल्याण, साधारण असाधारण, आर्थिक अनार्थिक भागों में विभाजित कर दिया है जो अवैज्ञानिक है, बताते हैं हम। अगला देखेंगे, अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी होता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल समाज में रहने वाले व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है और इससे सभी मनुष्यों का अध्ययन होता है, चाहे वह समाज के अंदर रहा हो चाहे बाहर। ये तो सही बात है। अगला है, दूसरा नंबर देखेंगे, दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा है ना, सिक्योरिटी या रियलिटी डिफिनेशन। तो प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई यह परिभाषा में अर्थशास्त्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। उन्होंने अर्थशास्त्र की नवीन एवं वैज्ञानिक परिभाषा दी। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में बताया गया है कि आर्थिक जीवन में हम साधनों के अभाव की समस्या जूझते हैं, अतः हमारे सम्मुख मुख्य समस्या चयन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की होती है। हमें आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर उसका चयन करते हुए उसकी संतुष्टि करनी होती है। इस प्रकार साधनों के मध्य भी चयन करना पड़ता है, क्योंकि उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा गया है। रॉबिन्स ने ना तो धन पर जोर दिया और ना ही मानव कल्याण पर, बल्कि जीवन की मूल्य सच्चाई को देखते हुए मनुष्य की असंख्य आवश्यकताओं का सीमित साधनों से संबंधित स्थापित करने का प्रयास किया। रिटल, फ्रीडमैन, क्रेयर्स क्रॉस जैसे अर्थशास्त्री ने रॉबिन्स की परिभाषा का समर्थन किया है बच्चों। तो यहाँ पर जो बताया गया आपको परिभाषा, आपको सेम पढ़ना बच्चों, बार बार नहीं पढ़ूंगा मैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर आपको उसको पढ़ के समझना है, क्योंकि परिभाषा जो है अपने अपने हिसाब से शब्द ने व्याख्यान है प्रस्तुत किया गया है। अब देखेंगे रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या देखते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा के निम्न 4 तथ्यों पर आधारित है। पहला देखते हैं यहाँ पर असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, सभी को मालूम। अतः आवश्यकता जो है बार बार आती रहती है। मनुष्य जीवन में आवश्यकताओं का क्रम लगातार जारी रहता है। यही नहीं, सभी आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती है। कुछ आवश्यकताएं अति तीव्र होता है, कुछ क्या है आवश्यकता कम होती है, जो इनकी परिभाषा के अंतर्गत व्याख्या में बताएगा बच्चों। अगला है साधनों की सीमितता, मतलब आवश्यकता की तुलना में उनकी जो पूर्ति के साधन है सीमित है। साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य अपनी कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। अतः ऐसी स्थिति मनुष्य को इस बात का चुनाव करना पड़ता है कि वह किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे और किन किन की ना करे। तीसरा बताया साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। हम देखते हैं कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग बहुत सा होता है। साधनों की सीमितता के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोगों में भी लाया जा सकता है। जैसे कोयले का प्रयोग कारखाने, रेलवे तथा ताप बिजली यंत्रों में किया जाता है। गृहस्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। अतः साधनों के उपयोग के समय चुनाव की आर्थिक समस्या सदैव मनुष्य के समक्ष बनी रहती है। चौथा है आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता। मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता होती है।
इसलिए साधनों के अनुसार उनमें कुछ को शीघ्र पूरा किया जाता है और कुछ स्थगित कर दिया जाता है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि असीमित आवश्यकता तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों के बीच मानव व्यवहार चुनाव करने, चॉइस मेकिंग अर्थात जो है निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग से है संबंधित होता है। चुनाव करने की इस क्रिया को रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या का नाम दिया और इसी को अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या बताया है। इस प्रकार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक, मानवीय और सार्वभौमिक बना दिया है बच्चों, यहाँ पर है ना। तो अगला देखेंगे यहाँ पर बच्चों, नेक्स्ट में जो है आपका बच्चों पढ़ाएंगे अपन रॉबिन्स के जो है परिभाषा की विशेषता। ठीक है बच्चों, आज के लिए गुड डे बेटा।